तो लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट किया था, जलवायु विज्ञान को स्टार्ट किया था। और जलवायु विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हमने ये समझने का 2-3 शब्द टर्मिनोलॉजी को समझा था कि सबसे पहला तो हम कहते हैं कि जलवायु विज्ञान में हम दरअसल पढ़ते हैं किसको, एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को ही पढ़ते हैं, और वायुमंडल की करिकुलेशन को पढ़ते हैं, उसकी परिसंरचना को पढ़ते हैं या परिसंचरण को पढ़ते हैं। तो उस एटमॉस्फेरिक करिकुलेशन के अंतर्गत हमारे पास में 2 शब्द है, एक है वायु, दूसरा है मंडल। तो पहले हमने वायु की परिभाषा देखी थी, दूसरा मंडल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखी थी, यानी वायु और वायुमंडल में क्या फर्क होता है वो देखा। फिर वायुमंडल किसे कहते हैं तो हमने लिखा था कि जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जितनी भी हमारी गैसेज है उन गैसों का एक असमांगी मिश्रण है ना। कुछ किताबें लिखती है सममांगी मिश्रण है, जबकि हमें ध्यान रखना है कैसा मिश्रण है, असमांगी मिश्रण है। और उसी असमांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अब इस वायुमंडल में कुछ गैसें ऐसी है जो परमानेंट गैसें हैं और कुछ ऐसी है जो टेम्परेरी है, जैसे वाटर वेपर, जलवाष्प। वाटर वेपर एक टेम्परेरी गैसेज के रूप में आपको देखने को मिलता है जो वायुमंडलीय इस करिकुलेशन के अंतर्गत है। फिर हमने मौसम और वेदर या और क्लाइमेट और जलवायु इनमें चेंजिंग देखा था, और इनमें शब्दों के नाम और उनके अर्थ और परिभाषा के संदर्भ में देखा था। अगर मैं कहता हूँ वेदर, मौसम, तो उसका मतलब एक अल्पकालीन घटना से है, यानी वायुमंडल में जो होने वाली अल्पकालीन घटनाएं हैं, है ना, जिसका संबंध एक सीमित क्षेत्र के साथ में होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, मौसम कहते हैं। जब ठीक है, मौसम संबंधी घटना है ना, हाँ कुछ भी है, अल्पकालीन जितना भी संबंध है। दीर्घकालीन का मतलब 25 से 30 साल तक घटनाक्रम एक जैसा होना, 25 से 30 साल के बीच में घटनाक्रम है, ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं, जलवायु के नाम से जानते हैं। फिर एग्जाम्पल भी लिखे थे। फिर हमारे पास में जो भी ऋतुएं हैं, सीजन है, तो मुख्य रूप से हम वैसे तो 6 सीजन होती है, लेकिन हम 4 सीजन को पढ़ते हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है और आपकी शीत ऋतु है, ठीक है। मार्च से जून, जून से सितंबर, सितंबर के दिसंबर, दिसंबर से वापस मार्च के बीच का घटनाक्रम है, ठीक है। किसके बीच में क्या मामले थे उनके बीच में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अब अगर कोई हमें एक ऐसे अभी 2-5 मिनट और टेम्परेरी समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई हमें ये पूछे कि भारत की जलवायु दरअसल कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, नीचे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, उसमें लिखिएगा भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ब्रैकेट में लिखो मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, ब्रैकेट में लिखिएगा मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। तो हमें भारत की जलवायु के बारे में अगर कोई भी सवाल पूछता है तो हमारे पास में ये ऑप्शन होना चाहिए। अब क्या होता है, सिर्फ एक शब्द में एक डायग्राम के माध्यम से समझते। यहां पर एक शब्द लिखा है उष्ण, वह शब्द कौन सा है, उष्ण। अब इस उष्ण का क्या अर्थ होता है, गर्म। लेकिन गर्म का मतलब क्या, ग्रीष्म ऋतु के समय यहां पर वर्षा होगी या नहीं होगी, होती है, प्री मानसून के कारण होने वाली बारिश है। मैंने कुछ नाम लिखे थे, हाँ, लेकिन यहाँ पर बारिश होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु के बाद में भारत में मानसून संबंधी घटनाक्रम प्रारंभ होने लगता है, या ग्रीष्म ऋतु के साथ ही भारत में मानसून संबंधी घटनाक्रम प्रारंभ होने लगता है। यहाँ उष्ण का मतलब क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु के समय मानसून संबंधी घटनाक्रम प्रारंभ होने लगता है, और साथ ही ग्रीष्म ऋतु और उसके पश्चात में भारत में अधिक वर्षा होती है। इसीलिए हम भारत के लिए शब्द यूज करते हैं कि भारत में कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको देखने को मिलती है। अब अगर हम एज सूर्य की स्थितियों के अनुसार देखें कि सन के स्ट्रक्चर और उसके अनुसार देखें,
तो हमारे पास में कुछ एरिया आता है, एक रेखा है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है, एक रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और एक रेखा 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। या तो हम इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यही कहते हैं, या फिर इसे ही हम कहते हैं विषुवत रेखा, इसे ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या इंग्लिश में हम इसे इक्वेटर कहते हैं। यही नाम है सारे। एक है हमारे पास में 23.5 डिग्री नॉर्थ, हम इसे कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, एक रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, हम इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ हम इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। इन तमाम नामों के साथ में इनको जानते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो भी ये जलवायुवीय क्षेत्र हैं, हम इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर कोई हमें सिर्फ ये पूछे कि इस उष्ण का क्या अर्थ है, जलवायु शब्द यूज नहीं करें। देखिए, भारत का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें, है ना, तो कईयों के मन में ऐसा सवाल आता है कि अच्छा ऐसा ही है तो भारत का अक्षांशीय विस्तार तो हमें 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक देखने को मिलता है। तो भारत का विस्तार तो हमें यहां से लेकर यहां तक ही देखने को मिलता है। है ना, यहां तक ही देखने को मिलता है ना, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ही देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हमें ये देखने को मिलता है तो यहाँ तो सिर्फ 23.5 डिग्री लिखा हुआ है, तो फिर इससे ऊपर वाली जलवायु किस में जाती है? तो सूर्य के अकॉर्डिंग वो जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में जाती है। लेकिन जब हम विश्व का जलवायु वर्गीकरण देखते हैं तो उस विश्व के जलवायु वर्गीकरण में हम इस चीज को पाते हैं कि जैसे मान लो भारत है, जीरो डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहां तक मामला समाप्त हो जाता है भाई। इससे आगे तो थोड़ी ना भारत का विस्तार नहीं है ना। तो 0 से 10 डिग्री वाले के लिए हम कहते हैं विषुवत रेखीय जलवायु। विषुवत रेखीय कह दो या फिर भूमध्य रेखीय कह दो, दोनों में से कुछ भी कह दो। 10 से 30 वाले को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु।
क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। 30 से 45 के बीच में लिखते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। सही शब्द तो नहीं है लेकिन लिख लेते हैं कई बार ये लोग। कैसे लिखते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु लिखते हैं, जबकि लिखना चाहिए इनको समशीतोष्ण शीतोष्ण ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, लेकिन लिखते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। तो इसका मतलब क्या है? भारत के कुल मिलाकर के अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश का है? भाई अगर मैं कहता हूँ कि 100 में से 80% भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु का है, तो सीधा सा मतलब है कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है ना। लेकिन उष्ण कटिबंधीय कैसी? मानसूनी जलवायु। तो अगर ऑप्शन में लिखा होगा भारत की जलवायु है ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब इसमें उष्ण का मतलब क्या होता है? उष्ण का मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु के समय यहाँ पर मानसून संबंधी घटनाक्रम क्या हो जाता है? प्रारंभ होने लगता है, और मानसून संबंधी घटनाक्रम प्रारंभ होने के साथ ही भारत में मानसून का आगमन होने लगता है, और ग्रीष्म ऋतु के समय होने वाली मानसूनी वर्षा को प्री मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना ही था, तो लिखिएगा। इसको तो बना ही दिया होगा, नहीं बनाया? साथ साथ बना भी लिया करो। हो गया? अब लिखिएगा उष्ण क्यों कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, और फिर इसमें लिखिएगा, एक लाइन लिखनी है। उष्ण क्यों कहते हैं, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसमें लिखिएगा यहाँ ग्रीष्म ऋतु के समय यहाँ ग्रीष्म ऋतु के समय मानसून संबंधी घटनाक्रम, यहाँ ग्रीष्म ऋतु के समय मानसून संबंधी घटनाक्रम, मानसून संबंधी घटनाक्रम प्रारंभ होता है मानसून संबंधी घटनाक्रम प्रारंभ होता है, कॉमा लगाना, यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु के समय, यही कारण है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु के समय तापमान में अधिकता के कारण, तापमान में अधिकता के कारण अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। तापमान में अधिकता के कारण अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा स्थलीय भाग का, तब मानसून संबंधी घटनाक्रम बनेगा। अब मानसून संबंधी घटनाक्रम क्यों बनेगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना।
वह क्यों बनेगा मानसून संबंधी घटनाक्रम? तो ये हमारा सी का मतलब समुद्र। अब ये सी का कौन सा पार्ट है? समुद्र तल है या फिर नीतल है? महासागरीय एक शब्द लिखा हुआ मिलता है समुद्र तल, और दूसरा लिखा हुआ मिलता है समुद्र नीतल। बता संजय। समुद्र हाँ पढ़ा है ना जियोमॉर्फोलॉजी में। हाँ वही हो गया महासागर के नीत। ठीक है, अब देखिए यहाँ कई बार कंफ्यूजन बना रहेगा आपके। बाल्टी देखिए पानी की ऐसी होती है ना, बनानी नहीं है, बस सिर्फ समझना है ना। ये जो बाल्टी का नीचे वाला भाग है ना, और ये इस बाल्टी का ऊपरी वाला पार्ट है। हम आम बोलचाल की भाषा में बाल्टी के लिए हम कहते हैं कि बाल्टी का तल, तो हम इसको जानते हैं, यही कहते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा, जब कभी भी समुद्र तल की बात होती है तो हम किस भाग को जानेंगे? यानी समुद्र तल का मतलब क्या है? तो ये कैसा पार्ट है? समुद्र तल है ना, क्या है? समुद्र तल है। ठीक है, अभी समुद्र तल किसे कहते हैं? तो एक ऐसा क्षेत्र जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में स्थित हो। हाई टाइड का मतलब उच्च ज्वार, लो टाइड का मतलब निम्न ज्वार। उनके बीच वाले लेवल को हम क्या बोलते हैं? समुद्र तल बोलते हैं या फिर सी लेवल बोलते हैं इंग्लिश में। तो बात समझ में आ गई? समुद्र तल किसे कहते हैं पता ही है ना, ये तो पढ़ा ही जियोमॉर्फोलॉजी में। यानी महासागरों का जो नीतल होता है उसे ही महासागरीय नीतल या समुद्र का नीतल कहोगे। जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम तल ना बोल करके नीतल शब्द का प्रयोग करते हैं, और तल का मतलब होता है ऊपरी भाग। ठीक है, अच्छा अब ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है। ऋतु कौन सी है? एक, जब तक जलवायु चले, जब तक टाइम से आ जाना। कारण बताता हूँ, यहाँ चीज़ें इंटरलिंक मिलेगी। 15 मिनट पहले मैं कहूँगा कि मौसम संबंधी घटनाक्रम हो रहा है, और 15 मिनट बाद में मैं कहूँगा कि मौसम साफ हो गया, है ना। तो यहाँ सिस्टमेटिकल चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा लेट। मैं 12 बजे टाइम कर दूँ फिर भी लेट आओगे फिर? हाँ क्यों? अच्छा जमावड़ा हो रखा है क्या? एक तो नेताजी ने नहीं देते। ये नेता ना तो कोई काम करते हैं और ना कोई बात है। अभी हमारे सिरोही में एक एमएलए है, आपने नाम सुना होगा, ओटाराम देवासी। नाम सुना? 2 बार एमएलए रह चुके हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में, वसुंधरा राजे की सरकार में वो हमारे यहाँ के पशुपालन मंत्री भी थे। क्या थे? मंत्री भी रहे, और एमएलए चुनाव भी 15-20 सालों का अनुभव है एमएलए का। किसी मीडिया रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आप 20 साल 15 साल का आपका राजनीतिक अनुभव यदि इस मामले में रहता है और आप ये नहीं बता पाते हो कि एमएलए की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो आपके जीवन पे धिक्कार है ना। और ऐसे नेता लोग जब विधानसभा
या फिर लोकसभा में चुन करके जाएंगे, यानी हमारे डेमोक्रेसी में चुन करके आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी का भला करेंगे? ये भला करेंगे? नहीं करेंगे ना। ऐसे मैं तो एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं वहाँ का हूँ, इसलिए मैंने वो क्लिप देखी तो मुझे भी थोड़ा हंसी आ गई। मैंने कहा ऐसे भी नेता है जिनको यही नहीं पता कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, और जब एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता और वो बनने चले हैं क्या, एग्जाम होता है ना। और भाई आप आरएस से आईएएस बनने चले तो एग्जाम ले रही है ना सरकार। मेरे हिसाब से एग्जाम दे करके एमएलए एमपी बनने का एक क्राइटेरिया डिसाइड करना चाहिए, जिससे क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम ग्रेजुएट तो मिले, और ग्रेजुएट मिलने के बाद में भी जिसमें एलिजिबिलिटी होगी वो चुन करके जाना चाहिए। ये चुनाव नहीं होना चाहिए। और 5 साल तक अगर व्यक्ति सही काम करे तो उसको रखो, 5 साल से पहले हटा दो। हर 5 साल बाद में क्या करो, उनको एग्जाम दिलवाओ, या फिर एक एग्जाम पेपर सेट कर लो जिसमें 40% एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि एमएलए चुनाव वही लड़ेगा जो इस पहले 40% पैरामीटर को क्या करेगा, शिक्षा में पास करेगा। एक पेपर है, टेस्ट पेपर, इसको 40% को क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। और ये 40% अगर आपने क्राइटेरिया नंबर लाए तब आप एमएलए के लिए दावेदारी कर पाओगे, और फिर आपको जनता वोट डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। डेमोक्रेसी भी अपने स्तर पर ठीक है। पर राजस्थान सरकार ने किया है ना कि अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर भर्ती के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए। 40% अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो आप टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो वैसे के वैसे एमएलए के लिए भी कर लो, लिमिट सेट कर लो ना, तो डेमोक्रेसी अच्छी चलेगी। बाकी ऐसे नेता जब चुन करके आ जाएंगे तो फिर तो हमारे देश का कल्याण होना ही है, और हो भी रहा है, आगे भी होता रहेगा, है ना। हाँ, गर्त में जा रहे हैं। सन है, अब सूर्य से किरणें निकलेगी, है ना, सूर्य से किरणें आएगी तो क्या करेगी, इस समुद्र तल को गर्म करेगी या नहीं करेगी? करेगी। अच्छा, जब भी समुद्र तल गर्म होगा, है ना, तो क्या होगा? हाँ, वाटर वेपर्स, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। भाई यहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया मिलेगी आपको, वाष्प बनेगी। अच्छा, ये जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी, वाष्प बनेगी, तो ये वाष्प कहाँ जाएगी? वायुमंडल में उठ करके, है ना, वायुमंडल में तो जाएगी ना। और वायुमंडल में जाने के बाद में ये संघनित होगी। भाई संघनन के प्रोसेस के द्वारा संघनित होगी या नहीं होगी? और संघनित होगी तो यह दो में चेंज हो सकती है, या तो सीधा जल के रूप में चेंज हो जाएगी, या फिर हिम में चेंज हो जाएगी। हिम का मतलब बर्फ में चेंज हो जाएगी, हिम के कण बनेंगे। तो हमारे यहाँ पर बारिश या तो कभी भी सीधे पानी के रूप में टपकती है, या फिर कभी सीधे बर्फ भी गिरते हैं। तो कंडीशन है ना, ये संघनित हुई तो संघनन के समय ये किस में चेंज हुई है वो मैटर करता है। अगर संघनन के समय ये हिम के कणों में चेंज होगी तो क्या करेगी? ओलावृष्टि होती है ना। और अगर ये सीधे जल में चेंज होगी, जल के कणों के रूप में चेंज होगी, तो क्या करेगी? बारिश करेगी। तो ये होने का कारण क्या है? समुद्र तल पर सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया का होना। वाटर वेपर्स होंगे तब तो ये वाष्पीकरण बन करके जल उठेगा, जल उठेगा तो वायुमंडल में जाकर के ये संघनित होगा। भाई बहुत सारे कण यहाँ से उठे तो वहां जाकर के एक साथ जुड़ेंगे, संघनन होगा। संघनन हो करके ये कण क्या करेंगे? या तो जल के कणों के रूप में चेंज होंगे, या फिर अब ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो घर पे जाइएगा आज, और नीचे एक गैस का चूल्हा रखिएगा, ऊपर 1-2 लीटर का मतलब स्टील के भगोनी में वगैरह पानी रखिएगा, और पानी रखने के बाद में आप गैस को चालू करो। वो पानी गर्म होना चाहिए, खोलना चाहिए, और खोलने के बाद में देखिएगा भाप बन करके उठेगा।
भाप बन करके उठेगा तो ऊपर थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, इतना रख लो, ऊपर ऐसा कोई अवरोध टाइप बना लेना, तो वो भाप के कण वहाँ जा करके चिपकेंगे, और चिपकेंगे तो देखना पहले तो वो सीधी भाप के रूप में चिपकेंगे, धीरे धीरे वो जल के कणों में क्या हो जाएंगे, चेंज, और जैसे जल के कणों में चेंज होंगे उसके बाद में नीचे टपकना प्रारंभ कर देंगे। तो वही कंडीशन किसकी है, वायुमंडल की है, कि वायुमंडल में ये जो बारिश होती है वो बारिश किसके कारण होती है, गर्मी के प्रभाव के कारण होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का क्या है, प्रभाव है। इसको और छाप लो। यहाँ चीजें रटने से काम नहीं चलेगा, सिविल एग्जामिनेशन निकालना है तो चीजें समझनी पड़ेगी। वहाँ टीचर की लैंग्वेज का सवाल नहीं पूछता है कि मैं जो लिखवा रहा हूँ ना वो वैसे सवाल नहीं पूछेगा, है ना, वो कोई और पूछ लेगा, शब्दों का हेर फेर करेगा। यूपीएससी या कोई भी सिविल एग्जामिनेशन आपके शब्दों के साथ में खेलता है? अब इस वाष्पीकरण की जगह वो जल के वाष्पन की प्रक्रिया लिख सकता है। तो बात तो वही है ना, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे आप कान उधर से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही पड़ेगा। तो इसके लिए शब्द अब संगनित होकर के तो ये लिख सकता है संगनन की प्रक्रिया द्वारा, इकट्ठा होना, कलेक्ट, है ना। अब शब्द वही है लेकिन मामला क्या हो गया, चेंज। अब आप कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो चाहते हैं अच्छा जो टीचर लिखवाए एज इट इज लाइन कॉपी पेस्ट कहाँ आनी चाहिए, वो तो संभव नहीं है भाई। संगनन मैंने लिख लिया संगनित होकर के, वो लिख सकता है संगनन की प्रक्रिया द्वारा, या मैं लिखवाता मान लो संगनन की प्रक्रिया द्वारा तो वो लिख लेता संगनित होकर के। तो बात तो वही हो गई ना। और इसके द्वारा क्या हो जाएगी, बारिश। तो बारिश करवा लो फिर, ये बारिश हो गई, वर्षा, रेन। अब ये साइकिल चलती रहेगी, हाँ, प्रोसेस चलता रहेगा, निश्चित घटनाक्रम है। कुछ नहीं, कलेक्ट होना। ठीक है, फोटो खींच लो, बाद में छाप लेना। अपना फोटो खींच लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं, बाद में ले लेना। अब जहाँ तक आपने कुछ भी लिखा है इस पेज को वहीं तक छोड़ दो। अब पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारे क्लाइमेट का। ये क्लाइमेट का सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला मामला था कि जलवायु का इंट्रोडक्शन के लिए हमें किन किन शब्दों से भी परिचित होना पड़ सकता है आगे, ये सारे शब्द मिलेंगे। अब बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिन, अब वो जलवायु के चैप्टर तो नहीं है ना, प्रॉपर क्लाइमेट के चैप्टर नहीं है, वो फिजिक्स के भी पार्ट है और वो ज्योग्राफी के भी पार्ट है, लेकिन उनका अप्लाइड पार्ट हमारे इस ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। और पहला चैप्टर है टेम्परेचर, तापमान। तो पहला चैप्टर लिखिएगा टेम्परेचर। अब ये चैप्टर हमारे 3 सब्जेक्ट में काम का है और तीनों सब्जेक्ट को इंटरलिंक करना पड़ेगा हमें। पहला सब्जेक्ट है आपका साइंस, अर्थात विज्ञान में भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। दूसरा जियोग्राफी,
अर्थात भूगोल में भी पढ़ते हैं। और तीसरा एनवायरमेंट, अर्थात पर्यावरण। अर्थात इस चैप्टर का संबंध इन तीनों विषयों के साथ में हमारा जुड़ता है। अब ज्योग्राफी में टेम्परेचर का संबंध हमारे दो ज्योग्राफी के पार्ट है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। इसके साथ में जुड़ता है। साइंस में हम यूज करते हैं मापक, स्केल। भाई किसी भी चीज को मापने के लिए हमारे पास में क्या पैरामीटर होता है? मापक या मापनी होती है। अब इस मापक या मापनी में जिसमें किसी भी कोई भी वस्तु हो सकती है, मान लो XYZ वस्तु है, किसी भी वस्तु में निहित जितनी भी ऊष्मा है, भाई ये मार्कर है, इस मार्कर में कितनी ऊष्मा निहित है, उसको मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में स्केल होनी चाहिए। तो वो मापने का प्रयोग किसमें किया जाता है? साइंस में किया जाता है। यानी इसके नीचे लिखने की जरूरत है, इसमें या इससे, कुछ भी लिख लो, इससे किसी, इससे किसी वस्तु में निहित निहित का मतलब, हाँ मतलब उस वस्तु में वो चीजें आपको देखने को मिलती है। वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन किया जाता है। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में कितनी ऊष्मा आपको देखने को मिलती है, उसका मेजरमेंट हम किससे करते हैं? मापक से करते हैं, स्केल से करते हैं। और हम साइंस में ऊष्मा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है। डॉक्टर के पास गए हो, बीमार पड़े हो, तो मुंह में एक ऐसा वाइट कलर की पट्टी डालता है, आगे स्टील में पारा भरा हुआ, पारा स्टील और उसके अंदर पारा भरा हुआ होता है। वो होता क्या है? थर्मामीटर। तो मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर। नीचे डैश करके लिखो, इसी में आना चाहिए ना, लिखिएगा। ऊष्मा को नापने की इकाई को या मापने की इकाई को, ऊष्मा को नापने या मापने की इकाई को थर्मामीटर कहते हैं। अब वो नीचे लिखोगे तो ये टेम्परेचर और एनवायरनमेंट में कहाँ लिखोगे फिर? मापने की इकाई को थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, अब मामला किसके अंतर्गत है? जलवायु के अंतर्गत। और जलवायु में हम दरअसल ज्योग्राफी में जो भूगोल पढ़ते हैं हमारे क्लाइमेट में, उस क्लाइमेट में एक तो है हमारे पास में मौसम, वेदर, और दूसरा है क्या? मौसम और जलवायु। इन दोनों को प्रभावित करने में तापमान का योगदान होता है या नहीं होता है? भाई किसी भी क्षेत्र का मौसम या जलवायु कैसी होगी, उसके निर्धारण में टेम्परेचर भूमिका निभाता है। अच्छा, क्या कारण है? एक प्रश्न लिखो, थोड़ा गैप दे करके, नहीं थोड़ा सा गैप दे करके, हाँ अब
ठीक है, प्रश्न लिखिएगा, क्या कारण है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। अगला प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न लिखिएगा, यदि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को वनाच्छादित और मुझे पूरा यकीन है सब गलत लिखोगे आप, क्षेत्र को वनाच्छादित किया जाए तो भारत की जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उनके कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो भारत पर पड़ने वाले भारत की जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उनके कारकों को स्पष्ट कीजिए। प्रभावों और कारकों को स्पष्ट कीजिए। यानी भारत की जलवायु पर वे कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे, वे कौन कौन से इफेक्ट है और उनके प्रभाव और उनके कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब वनाच्छादित कैसे लिखा है दे दो, और मैं चेक कर लूंगा अपने। वनाच्छादित, ठीक है, सही लिखा है। वनाच्छादित गलत लिखा है। ये क्या लिखा है न के बाद में, तो गलत लिखा है। फिर च आएगा, वनाच्छादित, च आधा च आएगा, फिर छादित आएगा। ऐसे लिखोगे, ठीक है। वनाच्छादित, इसका मतलब होता है वनों से आच्छादित, यानी कि वनों की सघनता ज्यादा होना। अभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको वनस्पति विरल मात्रा में देखने को मिलती है। विरल का मतलब है दूर दूर, और अगर मैं कहूं कि सघन मात्रा में देखने को मिलती है मतलब आसपास देखने को मिलती है। तो अभी वर्तमान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको वनस्पति विरल मात्रा में देखने को मिलती है। तब भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? और अगर इस पूरे मरुस्थल को हम सदाबहार वनों से ढक लें तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों आंसर आपको लिख करके लाना है। ठीक है, यूपीएससी कितने में पूछता है अपने? बस तो फिर उतने में लिखो, पूछने की जरूरत ही नहीं है कितने में लिखना है। ठीक है, ज्योग्राफी में जो क्लाइमेट वाला पार्ट है, क्या इस क्लाइमेट में टेम्परेचर, मौसम और जलवायु को प्रभावित करने में सबसे प्रभावशाली कारक है या नहीं है? सर्वाधिक इफेक्टेड फैक्टर है या नहीं है? है, तो इसके नीचे डैश करके लिखिएगा। लिखिएगा, मौसम तथा जलवायु को
मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक तापमान है। सबसे महत्वपूर्ण कारक तापमान है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी सर्वाधिक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक तापमान है। महत्वपूर्ण कारक तापमान है यानी कि जलवायु में तापमान के कारण मौसम भी परिवर्तित होगा और जलवायु भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। भाई अगर किसी क्षेत्र में तापमान की अधिकता है तो उसमें जलवायु और मौसम अलग प्रकार का देखने को मिलेगा, और किसी क्षेत्र में तापमान में कमी आ गई, टेम्परेचर में क्या मिल गई आपको, कमी, तो उन क्षेत्रों में आपको मौसम और जलवायु में अलग प्रकार का फैक्टर देखने को मिलेगा। क्या यह टेम्परेचर, तापमान केवल मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है या एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है? भाई अगर कहीं पर तापमान, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मौसम संबंधी घटनाक्रम अलग अलग निर्धारित होगा। वो जब अलग अलग निर्धारित होगा तो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण मानसून का आगमन होगा, वाटर वेपर की प्रक्रिया होगी, वाटर वेपर की वगैरह सारी प्रक्रिया होगी, तब जाकर के बारिश होगी। जब बारिश होगी तब एनवायरनमेंट विकसित होगा ना। अगर बारिश ही नहीं होगी तो एनवायरनमेंट या खाक विकसित होगा नहीं। तो क्या इस एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाला भी महत्वपूर्ण कारक टेम्परेचर है या नहीं है? है। तो एनवायरनमेंट के नीचे लिखिएगा। देखिए इंटरलिंकिंग करनी है, हमें सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है, चीज़ों को समझते हुए, कलेक्ट करते हुए देखने की ज़रूरत है कि आप अच्छा चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करो, है ना। लिखिएगा, यह पर्यावरण को प्रभावित करने वाला, महत्वपूर्ण कारक है। प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इसका मतलब क्या टेम्परेचर को हम अलग अलग पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं, या टेम्परेचर को पढ़ करके इन तीनों को एक साथ देख करके अच्छे से समझ सकते हैं? तीनों को एक साथ देख करके। भाई एक तो होता है केवल आप रटो, तो आप तापमान को भूगोल में अलग पढ़ो, है, तापमान को एनवायरनमेंट में अलग पढ़ो। एक होता है थोड़ा सा समझते हुए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। तो जैसे ही आप समझते हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो इसका मतलब है कि आप चीज़ों को सिस्टमेटिकल फॉर्म में अप्लाइड पार्ट में लेके आ रहे हो, और अप्लाइड से ही तो सवाल पूछेगा। वो एनवायरनमेंट को लिंक कर देगा किसके साथ में, ज्योग्राफी के साथ में, क्लाइमेट के साथ में, और फिर दोनों से मिला करके एक सवाल पूछ लिया। अब जब ऐसे सवाल पूछेगा तो आधा मामला आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हो, आधा ज्योग्राफी में पढ़ोगे, हैं, और आपको तो दोनों को मिला करके आंसर लिखना है ना। लेकिन आपने पढ़ते समय ये ध्यान नहीं रखा कि ये चैप्टर वहाँ पर भी काम का है और यहाँ पर भी काम का है, तो मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसीलिए हमें टेम्परेचर के अंतर्गत हमें मुख्य तापमान में है क्या, मुख्य रूप से तो हमने एक शब्द लिखा है विज्ञान में, विज्ञान वाले में, कि किसी वस्तु को और वस्तु में किसमें निहित ऊष्मा को। तो टेम्परेचर में मुख्य रूप से है क्या, ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब हीट, है ना। तो अगला हेडिंग डालिएगा ऊष्मा, हीट। हाँ, पैराग्राफ चेंज जहां पर क्वेश्चंस लिखे थे ना उसके बाद में। ये चैप्टर टेम्परेचर ही है, लेकिन इसमें अलग अलग फैक्टर है। उसमें हीट पहला फैक्टर पढ़ना है हमें। ठीक है, अब हीट में है क्या भाई, ये जो ऊर्जा हीट ऊष्मा है ये है क्या।
अभी तो हमारे पास में जो रेलगाड़ियाँ, गाड़ी वगैरह है, जैसे मान लो आपके पास में बाइक है, बाइक में क्या डालते हो? पेट्रोल, तब चलती है। अच्छा, अगर मान लो पेट्रोल नहीं डालोगे बाइक चलेगी? अच्छा, बाइक में पेट्रोल डाला तो पेट्रोल क्या है? एनर्जी है ना, ईंधन है, लेकिन ऑटोमेटिकली लास्ट आंसर क्या होगा? ये एक एनर्जी है, ऊर्जा है। तो बाइक को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी? बिना ऊर्जा के बाइक चल सकती थी क्या? नहीं। तो हमारे यहाँ पर ऊर्जा का कोई सोर्स तो होगा ना। तो ये ऊष्मा दरअसल है क्या? ऊष्मा है क्या? ऊर्जा का क्या है? एक रूप है ना। तो अगर कोई हमें ये सीधा सा सवाल पूछ ले कि बताइए ऊष्मा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का ही क्या है? एक रूप है। अच्छा, पृथ्वी पर हमारी जो अर्थ है, इस हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? क्या है? गैसें हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है ना। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य एवं एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है। तो दूसरा हमें ये चीज ध्यान रखनी है ऊष्मा में कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य तथा एकमात्र स्रोत सूर्य है। ठीक है। क्या ऊर्जा को बनाया जा सकता है? क्या ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है? नहीं। ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, जबकि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो तीसरा हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ना तो ऊर्जा को हम बना सकते हैं, ना ही ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। बस सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है। ठीक है। तो सूर्य से जो भी हमें ऊर्जा मिलती है वो दरअसल विकिरण के रूप में मिलती है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, लाइट एनर्जी के नाम से जानते हैं, और उसी लाइट एनर्जी को विकिरण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यही है ना। अब देखिए थोड़ा सा और, ये मान लो सन है हमारा, ठीक है, और इस सूर्य से हमें क्या प्राप्त हुई? एनर्जी। क्या ना, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हमने बोल दिया सौर ऊर्जा।
आजकल देखिए होगा ना सोलर ऊर्जा, सोलर प्लेटें, है ना, इसे ही हम दूसरी भाषा में कहूँ तो लाइट एनर्जी। हाँ, इसे ही क्या बोल दिया, लाइट एनर्जी भी बोल दिया। अब ये किस रूप में प्राप्त होती है, विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। अच्छा, कोई चीज विकिरण के रूप में प्राप्त होती है तो क्या मैं इसे विकिरण ऊर्जा भी कह सकता हूँ क्या? तो कहीं बार वो सौर ऊर्जा ना लिख करके विकिरण ऊर्जा लिख लेगा, और फिर समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये विकिरण ऊर्जा होती क्या है। यही है भाई, सूर्य है, सूर्य से हमें क्या प्राप्त हुई, एनर्जी। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हमने क्या बोल दिया, सौर ऊर्जा बोल दिया। अब ये सौर ऊर्जा हमें विकिरण के रूप में मिलती है, किरण ही तो आ रही है ना, तो विकिरण के रूप में मिलती है। विकिरण के रूप में मिली इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, विकिरण। तो अगर मैं कहूँ कि सूर्य से हमें विकिरण ऊर्जा की प्राप्ति होती है, सही है या गलत है? सही है, ठीक है। अच्छा, ये सूर्य जो भी है वो गैसों से बना हुआ है, सन गैसों से ही तो निर्मित है ना। और सन में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसेज कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सूर्य में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसें कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम आपको गैसें देखने को मिलती है। अब सूर्य में क्या है, दरअसल नाभिकीय संलयन होता है इन गैसों का, और नाभिकीय संलयन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो दूसरा, अगर कोई हमें ये पूछे कि सूर्य में क्या प्रोसेस होता है, नाभिकीय संलयन, क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन होता है, और इस नाभिकीय संलयन के कारण हमें क्या प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब दरअसल ये नाभिकीय संलयन में होता क्या है, अगर कोई हमें ये पूछे कि बताइए इस नाभिकीय संलयन में होता क्या है, तब ऊर्जा की प्राप्ति मिलती है। तो सूर्य में सबसे मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, दो हाइड्रोजन मिलते हैं, तो यह रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाते हैं, हीलियम में। और हीलियम के साथ में हमें एनर्जी की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। यानी हीलियम प्लस हीलियम, सॉरी, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके किसकी क्या बनाते हैं, हीलियम। और हीलियम के साथ प्लस एनर्जी को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तब जो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, दरअसल यहाँ पर जो मैटर है वो किस में चेंज हो रहा है, एनर्जी में बदल रहा है। जो भी हाइड्रोजन का मैटर है वो किस में चेंज हो रहा है, एनर्जी में बदल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रख लेना, कई बार ये कन्फ्यूजन कर लेगा, पूछ लेगा कि यहाँ पर जो मैटर है वो किस में चेंज हो रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ मैटर, हाँ, एनर्जी
अर्थात ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। मैटर किस में चेंज हो गया? एनर्जी में चेंज हो गया। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम प्लस एनर्जी की क्या करते हैं? प्राप्ति कर पाते हैं। बात समझ में आई? तो हमें दोनों तरफ से पढ़ना पड़ता है। एक हम न्यूक्लियर वेपन्स भी पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, नहीं है? प्लांट है ना न्यूक्लियर, वहाँ से भी तो हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। यूरेनियम, थोरियम आगे जा कर के पढ़ना है, और उन यूरेनियम और थोरियम के कारण भी हम आगे देखेंगे कि ऊर्जा की प्राप्ति हमें कैसे देखने को। तो उसमें दरअसल होगा क्या? तो यही तो होगा ना, नाभिकीय संलयन होगा, और उस नाभिकीय संलयन से भी हम क्या करेंगे? ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे। दूसरा, सीधी हमें ऊर्जा किससे मिल रही है? सूर्य से मिल रही है, और सूर्य से हमें किस रूप में मिलती है? विकिरण के रूप में। इसीलिए हम इसे क्या बोल दिया? विकिरण ऊर्जा के नाम से भी जान लिया। अब एनवायरमेंट में हम एक चीज पढ़ते हैं, इको एनवायरमेंट में हम उसे कहते हैं पिरामिड। और पिरामिड भी कौन सा? ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो ये दरअसल है आपके पास में ऊर्जा का पिरामिड। हाँ, ऐसे ही लिखना है। और आपने बचपन में ही पढ़ा होगा 7वीं 8वीं की क्लास में कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। पढ़ा है ना एक लाइन तो अगर कोई पूछे कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, इस ऊर्जा के पिरामिड में एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का स्थानांतरण और उस ऊर्जा का लॉस, हास, कोई भी ऊर्जा के पिरामिड में स्थानांतरित होगी तो कितने प्रतिशत होती है? 10% तो ऊर्जा क्या होगी? स्थानांतरित होगी, जबकि 90% ऊर्जा का हमें क्या देखने को मिल जाएगा? लॉस देखने को मिल जाएगा। तो इस कैटेगरी को हम दरअसल 2-3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं उत्पादक, दूसरों को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, एक को कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और एक है तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर हमें ध्यान रखना है, पेड़ पौधों को रखा जाता है।
द्वितीयक में इन पेड़ पौधों पर निर्भर जो भी होंगे जीव, ये जितने भी जीव होंगे जो इन पेड़ पौधों को खाएंगे, दरअसल वो ज्यादातर जीव कैसे होंगे? शाकाहारी जीव होंगे। और इन शाकाहारियों को खाने वाले द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के स्तर पर मांसाहारी लोग होंगे। और यहां मांसाहारी के साथ साथ में हो सकता है वे लोग सर्वाहारी भी हो। सर्वाहारी जीव भी हो। जो सभी खाते हो, मांस भी खाते हो, रोटी भी खाते हो। तो ये आपके एनर्जी का पिरामिड वगैरह है जो हमें एनवायरनमेंट वाले पोर्शन के अंतर्गत पढ़ना है मुख्य रूप से। तो वहाँ सारे जीव पढ़ने हैं, है ना। एक एक जीवों के बारे में स्टडी करनी होती है, कौन कौन से जीवों से क्या क्या है ना, उनमें क्या चीज़ें हैं, ये क्या है, वो क्या है, सारी मामले। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? वापस समझ लो इतना। हम मुख्य रूप से पढ़ किसको रहे हैं? टेम्परेचर को पढ़ रहे हैं। और टेम्परेचर के अंतर्गत एक हमें देखना है, एक पार्ट है इसका साइंस के अंतर्गत है, एक पॉइंट हमारे जियोग्राफी के अंतर्गत है, और एक पॉइंट हम इसको एनवायरनमेंट के अंतर्गत भी इसको टेम्परेचर को पढ़ते हैं। साइंस के अंतर्गत दरअसल हम इसको मेजरमेंट करते हैं, इसकी मापनी करते हैं, है ना। और मापन के स्तर पर जो भी विषय वस्तु हैं वो सारी की सारी हम वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, और हमारी जियोग्राफी में इसको दो जगह पढ़ा जाता है। एक तो पढ़ा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में, भू आकृति विज्ञान में पढ़ते हैं टेम्परेचर को। अच्छा, भू आकृति विज्ञान में जब टेम्परेचर को पढ़ते हो, तापमान को पढ़ते हो, तो वहाँ पर कुछ अलग घटनाक्रम पढ़ना होता है। और जब भी आप इसको जलवायु में पढ़ोगे, क्लाइमेट में पढ़ते हो, तब यहाँ पर हमारे पास में घटनाक्रम आपको अलग देखने को मिलता है। जलवायु में ये मुख्य रूप से मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है, क्लाइमेट में तो दोनों को प्रभावित करती है। तो मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे मेजर फैक्टर कौन सा है? आंसर होगा टेम्परेचर सबसे क्या है, मेजर फैक्टर के तौर पर है। और एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? टेम्परेचर है। और साइंस में दरअसल हम इसमें पढ़ते हैं क्या? हीट को, उष्मा को, है ना। तो दूसरा मन में सवाल आना चाहिए कि उष्मा दरअसल क्या है, हीट क्या है। तब आंसर होगा कि यह ऊर्जा का, एनर्जी का क्या है, एक रूप है। ऊर्जा ही एक प्रकार की। अब हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सोर्स कौन सा है? तो आप बताओगे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है। और ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में हम सूर्य, अच्छा आप लोग भोजन बनाते हो, भोजन बनाते हो? वास्तविक तौर पर भोजन हम नहीं बनाते हैं। वास्तविक तौर पर भोजन बनाने का काम किसका है? ऊष्मा का नहीं, पेड़ पौधों का होता है। क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य से आपने सूर्य की किरणों से सीधा भोजन बनाया है? ऐसा मन में विचार आया हो, घर में मम्मी ने कभी बोला हो कि आज, हाँ, गरम करने की कोशिश नहीं, मैं भोजन बनाने की बात कर रहा हूँ। भोजन थोड़ी ना बनता है। अरे सूर्य में डालोगे क्या, आने वाली किरणों में डालोगे क्या? है ऐसा तो है नहीं कि भगोनी में रखी और सूर्य से आने वाली किरणें और उसके बाद में कोई रायता वायता बन गया है, नहीं बनता ना। फिर भोजन बनाने का काम कौन करता है? पौधे ही करते हैं। यानी वे सूर्य से आने वाले उस प्रकाश को ग्रहण करते हैं और पौधों की पत्तियों में जो ग्रीन प्लास्टिड होता है, हरित लवक होता है, उस हरित लवक के कारण
क्या करते हैं? भोजन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो भोजन ऐसे ही बनता है। हम लोग तो कुछ नहीं करते, जो पेड़ पौधों ने हमें बना बनाया दिया उसको पका करके खाने का काम किया है। यानी मेहनत हम नहीं कर रहे हैं, मेहनत पेड़ पौधे कर रहे हैं वास्तविक तौर पर तो, जबकि हम उसको क्या कर रहे हैं? पका के खा रहे हैं। फिर कुछ हमसे भी एडवांस जीव हो गए जो बोलते हैं कि अब इनको जो खाएंगे हम तो उन्हीं को खाएंगे। मतलब मांसाहारी जीव, जैसे कुत्ता हो गया। अब कुत्ता मांसाहारी है या शाकाहारी है? कुत्ता सर्वाहारी है। क्यों? क्योंकि कुत्ता रोटी भी खाता है और कुत्ता, अच्छा मनुष्य कैसा है? अब वास्तविक तौर पर मनुष्य केवल शाकाहारी जीव के नाम पर वही जीव है जो सीधे पेड़ पत्तों को या सीधे उस भोजन को खाते हैं। मतलब घास खाने वाले ये हो गए। मनुष्य शाकाहारी के कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। मुख्य रूप से तो वो मांसाहारी या फिर आप उसको सर्वाहारी कह सकते हो। ठीक है, तो मनुष्य उसमें मुख्य रूप से काउंट किया जाएगा। अब अलग अलग जगह ये फूड चेन और फूड वेब, फूड खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल ऐसा शब्द यूज करते होंगे आप लोग। फूड चेन और फूड वेब ये बहुत लंबी बनती है, एक नहीं होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? जुड़ते जाते हैं। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी ना कि आप जिस जगह रह रहे हो वहां सिर्फ एक ही हरी घास थी, जरूरी है क्या? बहुत सारे घास पत्तियां हैं, तो हमारे पास में से बहुत सारे फैक्टर है। क्या उन घास पत्तियों को खाने वाला एक ही गाय है या बहुत सारी गायें मिल गई आपको? एक ही हिरण है या बहुत सारे हिरण है? बहुत सारे हिरण है। तो जितनी सघनता ज्यादा होगी, है ना, वो फूड चेन उतनी ही आपको लंबी देखने को मिलेगी। यानी अमेजन के जंगलों में हम कहते हैं ना जैव विविधता ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी लिखा है ना पढ़ते समय, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर दर्ज की जाती है। और मैंने डाइवर्सिटी के लिए एक शब्द बड़ा अच्छे से बताता हूँ। कई बार कोई पूछता है कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, तो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ एनिमल की संख्या का जहाँ पर ज़्यादा होना वही आपकी जैव विविधता है। अब अमेजन के जंगलों में पेड़ पौधे ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते तो हम उसे लंग्स ऑफ द अर्थ नहीं कहते, पृथ्वी के फेफड़े नहीं कहते। अगर वहाँ पर लंग्स ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी के फेफड़े हैं, इसका मतलब पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा। तो क्या उन पेड़ पौधों को खाने वाले जीव नहीं पनपेंगे? क्या पनपेंगे? क्या उन जीवों को भी खाने वाले और जीव नहीं पनपेंगे? क्या पनपेंगे? तो यानी कि वहाँ पर आपको फूड चेन और फूड वेब बहुत ज़्यादा लंबी देखने को मिलती है ना। तो जहाँ पर जितनी मतलब प्लांट में जितनी कमी, वहाँ पर फूड चेन और फूड वेब उतना ही छोटा। जहाँ पर प्लांट जितने ज़्यादा, जितने सघन, वहाँ पर फूड चेन और फूड वेब उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, सघन देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये सारा मामला किसका है? एनर्जी का ही है ना। अगर ये सूर्य से प्रकाश नहीं आता, ये सारा मामला कुछ भी नहीं चलता। ना मैं आपको यहाँ बैठ करके पढ़ा रहा होता, ना आप यहाँ बैठ करके पढ़ रहे होते। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जीवन है ना, तो जीवन के होने के भी कुछ कारण हैं। उन कारणों में एक अच्छा कारण है सूर्य का प्रकाश। तो आप कहोगे कि सभी ग्रहों पर सूर्य का प्रकाश तो जाता है, वहाँ जीवन क्यों नहीं है? तो वहाँ पर दो चीज़ें और नहीं है जीवन जीने के लिए। जीवन जीने के लिए तीन बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, है ना, और चौथी ऊर्जा होनी चाहिए। भाई जल होना चाहिए, स्थल होनी चाहिए, वायु होनी चाहिए, सूर्य होना चाहिए। चारों मतलब प्रकाश होना चाहिए, एनर्जी, है ना। अब प्रकाश तो सभी ग्रहों पर है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम प्रकाश तो है। इसका मतलब वहाँ पर जीवन तो होना चाहिए था। लेकिन जमीन भी सभी जगह है। भाई कोई भी ग्रह है तो उसके पास खुद की ज़मीन है या नहीं है? हो सकता है वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, ग्रेविटी बहुत कम हो। ठीक है, फिर तीसरा फैक्टर, वहाँ पर वर्षा नहीं होती और वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। पर वायुमंडल तो है, लेकिन वायुमंडल में उन गैसों का प्रभाव उतना, मिक्सर उतना अच्छा नहीं है जितना अर्थ पर है। इसीलिए अर्थ पर क्या है? जीवन है। बाकी ग्रहों पर हमें जीवन देखने को नहीं मिलता। तो हमारी जो गैलेक्सी है,
उसमें जीवन केवल पृथ्वी पर है। और ऐसी ब्रह्मांड में, स्पेस में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं जिस पे अभी रिसर्च कर रहे हैं लोग। अगर कोई कहे कि मैं इतना मैं, तो इसका मतलब आप मैं कुछ नहीं हो। हमारे ब्रह्मांड में बहुत हजारों गैलेक्सियां हैं ऐसी। उन गैलेक्सी में एक गैलेक्सी हमारी है। उस गैलेक्सी में भी बहुत सारे ग्रह हैं। सूर्य भी एक तारा है ना, उसमें भी बहुत तारे हैं, जिसमें एक सूर्य तारा है। अब उन ग्रहों में भी हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसमें पृथ्वी ग्रह है, उसमें भी 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में हाँ मतलब अलग अलग देश है। उन अलग अलग देशों में भारत है, भारत में उतने लोग हैं, उन लोगों में राज्य हैं। अब सोच लो आप मैं कहाँ आ रहे हो क्या कहीं पे? तो फिर फालतू घमंड क्यों करते हो, है ना? सही है ना? फिर और ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड वगैरह भी मामला ठीक है। अब देखिए सन से हमें क्या मिलती है? लाइट एनर्जी, है ना? तो देखिए अच्छा मान लो सूर्य से जो भी हमें ऊर्जा मिलती है वो कितने यूनिट है? 100 यूनिट ऊर्जा की क्या हो रही है? प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इन 100 ऊर्जा यूनिट जो भी है, इनको भी हम 2 भागों में दरअसल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे। अब 2 भाग कौन से? तो जिसमें एक 50 यूनिट अलग होगी और अगली 50 यूनिट अलग होगी। दोनों 50 यूनिट है। एक 50 यूनिट हमें प्रकाश संश्लेषण और उनके प्रभावों के साथ में देखनी है। फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं। दूसरा अवशोषण के साथ में देखनी होती है। ऐसा तो है नहीं ना कि जितनी भी सूर्य से एनर्जी आई वो अवशोषित हुई या नहीं हुई? होगी। ठीक है, अब इस प्रकाश संश्लेषण में क्या, तो वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ में? अरे हाइड्रोजन थोड़ी नहीं, क्या है? जल है ना, प्लस सौर ऊर्जा। इन तीनों को प्रकाश संश्लेषण हम करेंगे या पौधे यूज करेंगे? हम तो यूज नहीं करते, प्लांट यूज करेंगे। यानी वायुमंडल में, अच्छा पौधे क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे किसको ग्रहण करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अच्छा क्या जब भी पौधे खाना बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, तो क्या उसमें CO2 की मात्रा नहीं होती है? होती है ना। तो पौधे दरअसल जो भी भोजन बनाते हैं वो ATP के रूप में होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगी ही होगी। तो जितने भी हम ग्रेन्स खाते हैं, ग्रेन्स का मतलब अनाज, उन तमाम अनाजों में आपको CO2 की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, H2O भी आपको जल के कारण तो बना है ना, और साथ में सूर्य से आने वाली ऊर्जा, इन सबको क्या किया उन्होंने? कलेक्ट किया। और पौधों में एक पार्ट होता है पत्तियों में जिसे हम बोलते हैं ग्रीन प्लास्टिड, हरित लवक। उन सबको मिला करके दरअसल पौधे क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तब पौधे खाना कैसे बनाएंगे? तो पौधे क्या काम करेंगे? ये तो लिख लिया ना, इसी के नीचे लिखना आपको ना, CO2 प्लस
H2O प्लस सौर ऊर्जा, ये हो गई। ये तीनों मिल करके C6H12O6 बनाएंगे और इसके साथ में O2 को क्या करते हैं, रिलीज करेंगे। अब ये C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही तो है ना, और ये दरअसल क्या है, एनर्जी। क्या, हाँ हाँ, संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, कंफर्म देखना एक बार, फोटोसिंथेसिस लिखवाया होगा मैं, प्रकाश संश्लेषण। याद नहीं आ रहा है, मैंने देख लेना एक बार क्या था मामला वो, ठीक, अच्छा, देख लेना एक बार क्या था जो भी था, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, मतलब आगे मैं अगली स्लाइड ले लेता हूँ, आपको उसके नीचे ही लिखना है ना। अब दरअसल ये है क्या, तो ये एक प्रकार की बायोमास एनर्जी है या नहीं है, जो 66H12O6 प्लस O2, ये एक प्रकार की क्या है, बायोमास क्या है, एनर्जी है। तो उसके नीचे आपको डैश करके लिखना है बायोमास एनर्जी। ठीक है, और नीचे, इसके नीचे डैश करके लिखिएगा जब सौर ऊर्जा का कार्बनिक पदार्थ में, जब सौर ऊर्जा का कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन होता है, तो फिर कॉमा लगाना, सौर ऊर्जा का कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन होता है तो, कॉमा लगाना, इसे बायोमास एनर्जी कहते हैं, पूर्ण विराम। बायोमास एनर्जी कहते हैं, पूर्ण विराम, इसी में लिखिएगा। इसका संबंध हीट से नहीं है, ऊष्मा से नहीं है। ठीक है, ये सारा मामला किसका था, आपके प्रकाश संश्लेषण का था। यानी प्रकाश संश्लेषण में दरअसल है क्या, तो वायुमंडल में मौजूद CO2, वायुमंडल में मौजूद जो CO2 है वो दरअसल पेड़ों की पत्तियां, पेड़ ग्रहण करते हैं उनको, और साथ में पेड़ों की जड़ों द्वारा जो भी जल का अवशोषण कर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, तो वो जड़ों से अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो पानी है पौधों की जड़ें पत्तियों तक पहुंचाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
केशी का कृष्ण नाम सुना है? कैपिलरी एक्शन कहते हैं, कई बार बताया है ना। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो स्ट्रो डाल के भी पीते हैं, नली डाल करके पीते हैं। तो वो नली डाल करके पीते हो तो उसको खींचते हो ना, तो वो कोल्ड ड्रिंक ऊपर आती है। वो प्रोसेस भी कौन सा है? कैपिलरी एक्शन है, केशी का कृषण है। पानी की बोरवेल मोटर होती है, मोटर बहुत गहराई में होती है, लेकिन फिर भी वो पानी कहाँ छोड़ती है? ऊपर। तो वो मोटर उस पानी को किस प्रोसेस के माध्यम से ऊपर फेंकती है? केशी का कृषण, कैपिलरी एक्शन। जब भी कोई चीज नीचे से तरल पदार्थ ऊपर की ओर जाएगा तो उसमें तमाम में एक्शन कौन सा लगता है? केशी का कृषण, कैपिलरी एक्शन लगता है। ठीक है, तो हाँ हाँ, प्रैक्टिकल करके देखो एक बार। अच्छा, बीएससी में करवाते हैं तो ऐसे ही वो पाइप से खिंचवाते होंगे केमिकल्स को, है ना। तो वो भी प्रोसेस कौन सा है? केशी का कृषण ही है, कैपिलरी एक्शन ही है। तो दरअसल पौधों की जड़ों ने क्या काम किया? H2O और CO2 को ग्रहण किया, साथ में सौर ऊर्जा को प्राप्ति करके प्लांट ने यूज किया, यूज करके उन्होंने क्या बना दिया? खाना बना दिया। अब खाने में क्या बनाया उन्होंने? ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन को क्या कर दिया? रिलीज किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को तो लिया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो इसका मतलब हमारे लिए बेनिफिट है या घाटा है? अरे बेनिफिट है ना, खाने के लिए भी चीजें मिल गई और जीने के लिए ऑक्सीजन मिल गई, है ना। इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है, लगाने चाहिए। ठीक है, दूसरा मामला किसका है? अवशोषण का है। ठीक है, अब अवशोषण जो करते हैं किसको? सूर्य से आने वाली इस लाइट एनर्जी को, तो उसमें अवशोषण कौन करता है? तो क्या वायुमंडल अवशोषण नहीं करता क्या? प्लस पृथ्वी की सतह, जो भी अवशोषण होता है, क्या यह अवशोषण सिर्फ पृथ्वी की सतह करती है? नहीं। क्या सिर्फ वायुमंडल करता है? नहीं, दोनों ही करते हैं। यानी यहां से आने वाली ऊर्जा को वायुमंडल भी अवशोषित करता है और पृथ्वी की सतह भी अवशोषित करती है। तो इन दोनों के कारण जो भी टेम्परेचर है वो बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा? भाई अगर आप किसी चीज में टेम्परेचर को अवशोषित कर रहे हो, टेम्परेचर को अपने पास रख रहे हो, तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा? वायुमंडल में जितना प्रकाश आया उतना ही आकर के वापस लौट गया होता, दिक्कत नहीं थी। पृथ्वी की सतह पर जितना प्रकाश आया आकर के वापस लौट गया होता, दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब वो प्रकाश आया तो वायुमंडल ने उसको जाने से, उसकी किरणों ने कुछ मात्रा ही रोक दी। अब वो कुछ मात्रा हमारे लिए बहुत बड़ी मात्रा है, पृथ्वी की सतह ने भी कुछ तो रखा, बाकी छोड़ दिया। तो जो भी अवशोषित किया, है ना, वो क्या करेगी? टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो क्या इसका संबंध हीट से है या नहीं है? है ना। तो इसके नीचे एरो करके लिखो, इसका संबंध हीट से है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ के टेम्परेचर में यदि हमें कमी लानी हो, तापमान को कम करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ पर अधिक वृक्षों, ब्रैकेट में लिख लो पेड़ पौधों, यहाँ पर अधिक वृक्षों, ब्रैकेट में लिख लो पेड़ पौधों को लगाएंगे तो ठीक है, नीचे एरो करके लिखो,
एरो करके नीचे लिखिएगा, यहाँ पर तापमान में कमी होगी। यहाँ पर तापमान में कमी होगी। और नीचे ब्रैकेट में लिख लो टेम्परेचर ज़्यादा की जगह से उल्टा घुमा दो, टेम्परेचर कम। हाँ, वहीं पे ब्रैकेट में लिख लो टेम्परेचर और कम। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो इसको। अब अगर यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस करना होगा, इधर भी तापमान जो भी होगा उसमें भी कमी करनी होगी, तब भी क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे। तो इधर वाली जो बायोमास वाली ये जो लाइन लिखी थी ना एनर्जी वाली, इसके नीचे भी जहाँ लिखा था ना इसका संबंध हीट से नहीं है, उसके नीचे एरो करके लिख लो ये कि ये लाइन, यहाँ पर अधिक वृक्षों, ब्रैकेट में लिख लो पेड़ पौधों को लगाएंगे तो फिर नीचे वाली जो लाइन लिखी है ना, हाँ, तापमान में कमी होगी और वापस को टेम्परेचर को लेस कर दो। ओके, जहाँ पर अवशोषण प्रकाश संश्लेषण वाला मामला था, जहाँ बायोमास एनर्जी लिखा था, जहाँ अभी अपने टेम्परेचर कम लिखा है, उसके नीचे छोटा सा गैप उसी के नीचे आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, उसके नीचे छोटा सा स्पेस दे करके हल्का सा नोट करके एक लाइन लिख लो। सनलाइट एनर्जी का भी बायोमास एनर्जी सनलाइट एनर्जी का भी बायोमास एनर्जी में अवशोषण होता है। सनलाइट एनर्जी का भी बायोमास एनर्जी में अवशोषण होता है। अरे एज अ फैक्ट है ये, अगर वो सवाल पूछता है ना, अभी अपन ने लिखा ना बायोमास एनर्जी, तो उस बायोमास एनर्जी को आने के लिए किसका यूज हुआ है? अरे सनलाइट का तो हुआ है ना, सौर ऊर्जा नहीं हुई है क्या? तो अगर कोई पूछे कि भाई जो सनलाइट है वो सनलाइट यहाँ कहाँ गई, जो ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ तो ये तो बना दिया, ये सौर ऊर्जा कहाँ गई? तो आप कहोगे कि जो सनलाइट एनर्जी है, इस सनलाइट एनर्जी का बायोमास एनर्जी में क्या हो गया है, अवशोषण हो गया है ना। तो यहाँ पर गई कहीं नहीं है, वहीं में उसी में क्या हो चुकी है, अवशोषित हो चुकी है। ठीक है, ये पीटी का एक फैक्ट है। और पीटी के साथ साथ अगर आप मेंस में भी इसको लिखोगे तो थोड़ा सा, हाँ, मतलब सामने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मेंस के लिए काफ़ी थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ पीटी का समझना है मैटर पूरा। अभी ये चैप्टर नहीं है, हाँ, ये पिक्चर का ट्रेलर है, इंट्रोडक्शन है। मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग रहता है। मैं पहले 2-4 दिन ऐसे पूरा फ्रेमिंग घुमाता हूँ, फिर मेंस के आंसर वाली फॉर्मेशन में लेके आऊँगा। फिर जो टॉपिक चलेंगे ना ज्योग्राफी के, जो सिलेबस के पार्ट है, ये सिलेबस में नहीं है, भूगोल में नहीं लिखा हुआ इसको कि भूगोल में कहीं पढ़ना है। ये सिर्फ घुमाने का तरीका है कि आपको उन शब्दों के साथ परिचित होने का तरीका है। फिर मैं कहीं पर यूज़ करूँगा, मान लो आगे पढ़ाते समय कि बायोमास एनर्जी के कारण यहाँ ये हुआ,
फिर आप पूछोगे ये बायोमास एनर्जी और कहाँ से आ गई बीच में, तो उसका मतलब ये है कि पहले जो मैटर पढ़ा है ना, ये अभी जो पहले पढ़ रहे हैं इसका इम्प्लीमेंट बाद में होगा, उसका यूज बाद में होगा। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, भूकंप पढ़ते हो ना, मैं भूकंप 4 जगह पढ़ाता हूँ अलग अलग। पहली बार वाला भूकंप पढ़ोगे, मेरे पढ़ाने का तरीका ज्योग्राफी में कुछ अलग टाइप का है। अब अलग टाइप का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया से अलग है? तरीका सिर्फ इतना ही है कि मान लो जैसे आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आपका टॉपिक है ए टॉपिक, है ना, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, तो ये दोनों टॉपिक जब तक आप नहीं समझोगे ना तब तक आपको सी समझ में नहीं आएगा। और ए और सी मिलाकर के मैंने नया टॉपिक बना दिया डी, और ए और बी बना करके मिला दिया ई, है ना, और डी और ई बना करके मिला दूंगा मैं टॉपिक कौन सा, जो यूपीएससी के लैंग्वेज में सीधे नहीं लिखे हैं, वो सिर्फ उतना ही लिखता है कि भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान की होने वाली सामान्य घटनाएं, वो उतना ही लिख लेगा, उसमें भूकंप ज्वालामुखी 2-4 नाम छाप देगा। तो पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ को पढ़ो तो सिर्फ और सिर्फ एज अ फैक्ट के तरीके मत देखिएगा। ये अभी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रेमिंग है कि जलवायु विज्ञान में जो आगे मैटर आएगा उसमें इन सभी शब्दों का प्रयोग होगा बाद में। मैं कहीं पर कहूँगा कि यहाँ पर आने वाली ऊर्जा में 50% या 100 यूनिट इकाई में से 50 यूनिट इकाई का अवशोषण हो गया या फिर प्रकाश संश्लेषण हो गया, तब पूछोगे ये अवशोषण और प्रकाश संश्लेषण कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ है ना, हाँ ये ऐसे हुआ है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, चिंता मत करो, हेडिंग डाल दो, अगला है ऊष्मा, मतलब ऊष्मा ही पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ ठीक है, फिर बस वो छोड़ दो जहाँ तक है। हाँ, एनर्जी जो हमारी सोलर एनर्जी थी, है ना, सनलाइट एनर्जी थी, उस सनलाइट एनर्जी को हमने किस में अवशोषित कर दिया, बायोमास एनर्जी में अवशोषित कर दिया, बस। ऊष्मा, और ये ऊष्मा कितने प्रकार की होती है? पढ़ा होगा ना, ऊष्मा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, कौन कौन से? फिजिक्स में पढ़ी है ना, संवेदनशील ऊष्मा नहीं पढ़ी? और दूसरी गुप्त ऊष्मा नहीं पढ़ी? तो हीट भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जो गुप्त ऊष्मा होती है हम उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। हीट का मतलब ऊष्मा, और इसे सेंसिबल हीट कहते हैं। क्या कहोगे आप इसे? सेंसिबल हीट कहोगे। तो सेंसिबल हीट का मतलब है संवेदनशील ऊष्मा, और लेटेंट हीट का मतलब है गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, जो भी संवेदनशील ऊष्मा होती है, अब इसका मैटर इसी के नीचे आना चाहिए, उसका मैटर उसी के नीचे जाना चाहिए। जो संवेदनशील ऊष्मा है, इस संवेदनशील ऊष्मा का कैसा संबंध है? अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसके साथ में कैसा संबंध होगा? सीधा संबंध है। अणुओं की
गतिज ऊर्जा के साथ में कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, अर्थात समानुपातिक संबंध होता है। यानी कि जब संवेदनशील ऊष्मा बढ़ेगी तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। यानी सीधा सा मतलब है, इसके बढ़ने पर ये भी बढ़ेगी और इसके कम होने पर इसमें भी क्या आएगी? कमी आएगी। यानी कि संवेदनशील ऊष्मा का अणुओं की गतिज ऊर्जा के साथ में सीधा संबंध होता है, जिसका सीधा सा मतलब है संवेदनशील ऊष्मा बढ़ने के कारण अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती है। ये सिंबल किसका है? डायरेक्ट रिलेशन का है, समानुपातिक संबंध का है। ठीक है, तो नीचे इसी के नीचे एक लाइन लिखिए, उसी में आनी चाहिए ना, नीचे लाइनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए बस। हाँ लिखिएगा, संवेदनशील ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा का अणुओं की गतिज ऊर्जा के साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा के साथ गतिज ऊर्जा के साथ समानुपातिक, ब्रैकेट में लिख लो सीधा, समानुपातिक, ब्रैकेट में लिखिएगा सीधा, ब्रैकेट बंद, समानुपातिक संबंध होता है। समानुपातिक संबंध होता है, कोमा लगाना, अर्थात संवेदनशील ऊष्मा के बढ़ने पर संवेदनशील ऊष्मा के बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में भी बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यदि संवेदनशील ऊष्मा बढ़ेगी तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में भी क्या होगी? डायरेक्ट रिलेशन है इनके बीच में। ठीक है, आपको इसी के नीचे लिखना है ना। मैं पेज स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, इधर का मैटर इधर नहीं आना चाहिए, उधर का मैटर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, अब हमारे पास में दो तीन चीजें हैं। एक जिसे हम कहते हैं सॉलिड, सॉलिड का मतलब, एक है हमारे पास में लिक्विड, लिक्विड का मतलब, एक है हमारे पास में गैसेज, अर्थात गैस है। कोई भी वस्तु सॉलिड है, ठोस है, इसका मतलब क्या? वो पास पास है या दूर दूर है? पास पास है, तभी तो सॉलिड है ना। यानी कि जो भी सॉलिड मैटर होगा उसमें दूरी ज्यादा होगी या दूरी कम होगी? दूरी कम होगी। अच्छा, कोई मैटर अगर तरल है तो तरल ठोस से थोड़ा दूर, जबकि गैसों से थोड़ा सा पास। यानी गैसों में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, वो ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जबकि लिक्विड में होते तो हैं दूर दूर। हाँ,
लेकिन ये जुड़े हुए तो नहीं होते, ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो जुड़ लेंगे। ऐसे अलग अलग हर पानी हमें इकट्ठा दिखता है ना, दरअसल वो अलग अलग कणों में होता है। लेकिन नज़र कैसे आता है, वायुमंडल में जो गैसेज है वो अलग अलग बिखरी हुई है। लेकिन अब आप सीएनजी लाते हो घर में तो उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं वो, हाँ, उसको प्रेशर के जरिए एक में ही भरने का काम करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अगर ये मैटर इस तरीके का आपको देखने को मिलता है तो ऊपर से नीचे आने पर मैं कह सकता हूं कि जितनी भी हमारे पास में गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है, उस साइड वाली बात कर रहा हूं मैं, वो गुप्त ऊष्मा भी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? आंसर होगा बढ़ेगी। अभी समझ में आ जाएगा। तब भी क्या होगा, गुप्त ऊष्मा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। साथ में जितने भी हमारे पास में अणुओं के मध्य दूरी है, ये अणु है, ये भी अणु है, इनके बीच में दूरी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। तो इसके अलावा दूसरा क्या होगा, इनमें अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, यानी कि ठोस, आपका दूसरा लिक्विड, फिर आपका गैस, इनमें आने पर गुप्त ऊष्मा क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए गैसों में लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है ना। इन तीनों में से जलाओ, सबसे पहले कौन जलेगा, गैस। अरे लाइटर से घर में सीएनजी जलाओ, तुरंत जली है, टाइम लगाया, टाइम लगाया, तुरंत जली। रबड़ जलाओ एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। पत्थर जलाओ थोड़ा सा। यानी कि जितना मैटर लिक्विड होगा और जितना मैटर ठोस होगा वो अपेक्षाकृत गैसों से थोड़ा सा कम समय लेगा या अधिक समय लेगा, अधिक समय लेगा, जबकि गैसें थोड़ा सा कम समय लेती है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यहाँ पर अणुओं के मध्य जो दूरी है और गुप्त ऊष्मा है उसके बीच में संबंध कैसा है, सीधा या उल्टा, डायरेक्ट संबंध है ना। तो मैं कह सकता हूँ नीचे इसी के नीचे लिखना है, अणुओं के मध्य दूरी और गुप्त ऊष्मा। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब समझ में आ गया सिंबल का मतलब क्या है। हो गया। अब मामला किसका है, गुप्त ऊष्मा का है। गुप्त ऊष्मा में दरअसल होता है आकर्षण बल होता है। अट्रैक्टिव फोर्स होता है। आकर्षण बल का मतलब एक चीजें हैं उसको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करने का काम करती है। तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक मैटर है, दूसरा यहाँ पर कोई मैटर है, तो इन दोनों मैटरों को ये अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। अगर आप इसके बीच में दूरी बढ़ाओगे, इसके बीच में दूरी बढ़ाओगे तो क्या गुप्त ऊष्मा बढ़ेगी या घटेगी? अरे दूरी बढ़ने पर घटेगी ना, दूरी बढ़ने पर घट जाएगी। अगर ये इसके थोड़ा सा
मतलब ज़्यादा कर लो, अब ये कर लो, इतना यहाँ से ये कर लो। अब दूरी बढ़ी तो क्या हो गया, गुप्त ऊष्मा में कमी आ जाएगी। तो यहाँ दूरी बढ़ने पर ठीक है, और नीचे ऐसे डैश करके लिखना है। ठीक है, और नीचे लिखिएगा डैश करके, दूरी बढ़ने पर या दूरी बढ़ती जाएगी, ऐसे लिखो, दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आकर्षण बल का प्रभाव आकर्षण बल का प्रभाव कम होता जाएगा। कॉमा लगाना, अर्थात आकर्षण बल तथा आकर्षण बल तथा गुप्त ऊष्मा के मध्य गुप्त ऊष्मा के मध्य व्युत्क्रमानुपातिक व्युत्क्रमानुपातिक, ब्रैकेट में लिख लो उल्टा, उल्टा व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, और नीचे ब्रैकेट में कर लो, आकर्षण बल बढ़ेगा तो गुप्त ऊष्मा में कमी आएगी। ऐसे ये सिंबल नहीं लगाना, ये या फिर ये पूरा बना दो, ऐसा ही बना दो, एक बॉक्स में ऐसे बना दो नीचे। और आकर्षण बल घटेगा तो गुप्त ऊष्मा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। हाँ, तो गुप्त ऊष्मा बढ़ेगी, लेटेंट हीट बढ़ जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो लेटेंट हीट बढ़ेगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो लेटेंट हीट घटेगी। क्यों, उल्टा संबंध है, इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर हम कैसा संबंध पढ़ रहे थे, यहाँ पर कैसा था, सीधा संबंध था ना, डायरेक्ट रिलेशन था, यानी एक बढ़ रहा था तो दूसरा भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और यहाँ पर अब क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो आकर्षण बल घटेगा तो लेटेंट हीट बढ़ेगी, और अगर आकर्षण बल घटेगा तो लेटेंट हीट बढ़ेगी। ठीक है, बाकी का मामला पढ़ेंगे इसमें कल, कि कैसे जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे इसको इफेक्ट करती है, और क्या मामले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है।